हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पीओएम की फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट करेंगे। और आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so here we are with the importance of management. The first importance is it increases efficiency. यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लाइंस हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो कि आपके आंसर में होने चाहिए। ये आपके आंसर को कंप्लीट करते हैं प्लस उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन कीवर्ड्स को जरूर यूज करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। द मैनेजर एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। जितने भी मैनेजर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, दे विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एंड हाउ दे विल डू दैट? विद द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सबको यूज करके दे हैव टू be the efficient one. Now come to the second point. This is it creates a dynamic organization. As you all know, the environment is constantly changing. आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में सेम ट्रेंड होगा नहीं होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगा, यू नेवर नो। सो मैनेजर एम्स कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना कैपेबल बनाए कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके और अपना बेस्ट दे। टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज यू हैव टू मेंटेन इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि जो मैकडी है, आई ऑलवेज कॉल इट मैकडी, इट इज मैकडी, ओके। सो जो मैकडी है उसके अंदर लाइक हमारे जब वो इंडिया में रिलीज हुआ तो उसको सब कुछ वेजिटेरियन भी लेके आना पड़ा हमारी इंडियन मार्केट के लिए, अदरवाइज वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती। सो इट्स अ डायनामिक थिंग ना कि उसको यहाँ पर आके ये चीज मिली कि एकदम डिफरेंट है कि यहाँ पर वेजिटेरियंस हैं। सो उसने अपने मेन्यू के अंदर वेजिटेरियन चीजों को भी इंट्रोड्यूस करा। सो इसलिए आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा टू सर्वाइव। Okay, so it creates a dynamic organization. I hope this point is clear to all of you. Now come to the third one. It helps in achieving personal objectives. जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है और उनको अच्छा करने के लिए ना इंस्पायर करता रहता है कि अगर आप अपना बेस्ट करोगे तो आपकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी, आपके भी स्किल डेवलप होंगे और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी और आपकी खुद की भी ग्रोथ होगी। तो इसलिए अगर आप अच्छे तरीके से अपना बेस्ट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इट विल साइमल्टेनियसली हेल्प यू इन योर पर्सनल गोल अचीवमेंट। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हैं। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर प्रोवाइडिंग। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं वो अपना बेस्ट देती हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे सोसाइटी में, और साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और नई नई टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च करती है सोसाइटी में। सो जिससे क्या हो कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो और उसकी भी ग्रोथ हो। सो दीज आर ओके। सो अब हमने जो हमारा पहला टॉपिक था विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वो अच्छे से कर लिया। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे विच इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों कंसिडर कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स। जिसके बाद हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट कंसिडर कर सकते हैं। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। All art subjects are based on theoretical knowledge. We know that thing. ठीक है। In the same manner, we are having lots of stuff of theoretical part in management as well. Like human resource के ऊपर books हैं, management के ऊपर books हैं, finance के ऊपर books हैं. That means we are also having the theoretical knowledge. The first point is applicable. Come to the second one, which is personalized application. अगर हम दो डांसर्स लें, दो स्पीकर्स लें या दो म्यूजिशियंस लें, इन सबका जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा ऑफ देयर आर्ट विल बी टोटली डिफरेंट। कोई भी सेम रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इन द सेम वे जो भी मैनेजर है उन्होंने जो भी सीखा है, जो भी समझा है अपने टाइम पीरियड में, जो भी नॉलेज है उनकी, बट उनका जो मेथड होगा, जो स्टाइल होगा वो यूनिक होगा। जो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे,
जो भी उनका तरीका होगा वो डिफरेंट होगा. दैट मीन्स इट इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. आप अपने यूनिक मेथड को, अपने यूनिक स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हो whenever you are solving your problem. Come to the third one, which is based on practice and creativity. जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस करी होगी, उतना ज्यादा आप ग्लो करोगे, उतना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे. इन द सेम मैनर अगर आप डांसर्स को जितना ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है, लाइक 10 years से वो डांस कर रहे हैं, तो उतना अच्छा उनके डांस में ग्रेस होगा, उतना अच्छा वो उभर कर बाहर आएंगे. इन द सेम मैनर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपने पूरे टाइम पीरियड के अंदर, और लास्ट में जाके वो अपना खुद का एक मैनेजमेंट स्टाइल डेवलप कर लेते हैं. उसके अंदर वो इतने नरिश हो जाते हैं कि हर कोई उनसे भी हेल्प लेने आता है. उनका एक अलग ही मेथड हो जाता है, अलग ही स्टाइल हो जाता है, जो कि उनको सबसे डिफरेंट बनाता है. सो दैट मीन्स कि इट इज डिपेंड ऑन द क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द प्रैक्टिस विच मेक्स यू द परफेक्ट वन. So that means according to me we can consider management as an art. कि management can be considered as an art because of these 3 points. Okay, now let's talk about management as science. क्या हम management को science consider कर सकते हैं? क्या ये उसके points को fulfill कर रही है? Let's talk about that. First one is systemized body of knowledge. जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम में रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जाके बने. तो इट इज ओके दैट वी आर हैविंग अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. फर्स्ट वन इज करेक्ट दैट इट इज एप्लीकेबल. यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि यस इट इज एप्लीकेबल. सेकेंड वन इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं और तब जाके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं और तब जाके एक प्रिंसिपल बनता है. लेकिन क्या हम मैनेजमेंट में कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल हमेशा फॉलो हो सकता है या ये एकदम वैलिड है? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है. आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट. आपको हमेशा सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ह्यूमन डिफरेंट है, उनकी पर्सनालिटीज अलग है. तो आपको क्या हमेशा सेम रिजल्ट मिल सकता है? आप कितना भी ऑब्जर्व कर लीजिए, आप कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर लीजिए, आपको डिफरेंस मिलेगा. हम एक कॉमन परसेप्शन बना सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सेम रिजल्ट आएगा. जैसे कि हम साइंस में कह सकते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करो, है ना, साइंस में जितनी भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ऑक्सीजन मतलब प्लस कार्बन वगैरह वगैरह, एक आपको फाइनल आउटकम मिलेगा. लेकिन क्या ऐसा मैनेजमेंट में पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो हम ये नहीं कह सकते कि जो सेकंड पॉइंट है ये ट्रू है. इट इज नॉट इट इज नॉट कंसिडरेबल. सो हम इसको यहाँ पर कहेंगे कि भैया ये तो फॉलो नहीं हो रहा. थर्ड वन पे आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी. अगर आप साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट इंडिया में आज की डेट में करो और कुछ साल बाद वो चीज आप अमेरिका में जाके कर रहे हो, तो क्या वो आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा? वो आपको बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट नहीं देगा, आपको सेम रिजल्ट देगा. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी. आप कहीं भी जाके कर लो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट आपको सिचुएशंस के हिसाब से अपनी चीजों को जो आपने सीखा है, बेशक प्रिंसिपल्स, उनको मोल्ड करना पड़ेगा. whatever you have learned you need to mold that according to the situation, according to the demand of the situation. ठीक है, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे. क्यों? क्योंकि एट द लास्ट यू हैव टू डील विद द ह्यूमन बिहेवियर. तो इसलिए इट इज नॉट यूनिवर्सल वैलिड. सो थर्ड पॉइंट है, ये भी नो का केस हो गया. तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है. ठीक है, क्योंकि दो तो ये फॉलो ही नहीं करा. Okay, so it cannot be considered as a complete science. Am I clear? Okay. Okay, so now we are having management as profession. ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, आप लोग भी समझिए. पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. आप सबको पता है कि जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जैसे कि LLB, MBBS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस है. इनके पास वास्ट कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं. तो क्या ये सब कुछ मैनेजमेंट के पास नहीं है? वी आर ऑल्सो हैविंग डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, थ्योरी, सब कुछ है. तो क्या पहला पॉइंट एप्लीकेबल है? एग्जैक्टली, इट इज ट्रू. ठीक है कि वी आर ऑल्सो हैविंग अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो पहला तो
यस में चला गया। कम टू द नेक्स्ट वन, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर आपने एलएलबी डिग्री क्लियर करी हुई है तभी आप कोर्ट में जाके केस लड़ने के काबिल बनते। क्या मैनेजर कोई बना हुआ है उसके लिए जरूरी है कि वो कोई मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट करे? ऐसा नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं करी लेकिन वो इतना अच्छा मैनेजर बना हुआ है या फिर बनी हुई है जो इतना अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही है। सो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल। कम टू द थर्ड वन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी लॉयर्स हैं उनका जरूरी है कि वो अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एलएलबी लॉयर्स, उनका जरूरी है बार काउंसिल का पार्ट होना, ठीक है। लेकिन मैनेजर का जरूरी नहीं है कि वो AIMA का पार्ट हो, उन्होंने उस प्रोफेशनल एसोसिएशन को ज्वाइन करा हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। अब आप लोगों को इस चीज का डाउट होगा कि व्हाट इज AIMA? द फुल फॉर्म ऑफ AIMA इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, क्लियर। ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये रेगुलेट करती हैं एंट्री इंडिविजुअल्स की, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उनको आगे जाकर प्रैक्टिस के लिए यही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत जरूरी है प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन मैनेजर्स के लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला पॉइंट भी हमारे लिए तो जो वैलिड नहीं हो, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया नो। ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन। एक लॉयर को वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा जो कि उसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बताए हुए। लेकिन जब एक मैनेजर के लिए जरूरी ही नहीं है कि वो AIMA का पार्ट हो, तो क्या ये जरूरी है कि तुम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो? जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, नो का केस लग गया। फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को इलाज करते हैं, बढ़िया कर देते हैं उनको। जितने भी लॉयर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने इंडिविजुअल्स को, उनका कोर्ट का केस लड़ते हैं, उनको जस्टिस दिलवाते हैं। अब क्या मैनेजमेंट कौन सा सर्विस का काम करता है? दे आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। तो वो इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। सो जो फिफ्थ वन है सर्विस मोटिव, ये यस है क्योंकि दे डू सो। इज इट क्लियर? सो इट इज अबाउट द प्रोफेशन। तो अगर हम देखें तो इसमें 3 केस नो के हैं और 2 केस यस के हैं, ठीक है। तो ये भी साइंस की तरह हुआ, इनएग्जैक्ट है, बट कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें कंसिडर करी जा सकती। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो, एंड अगर अच्छे से समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।